हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मेजरमेंट करते हैं हम लोग? आरएच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आ गया है क्या? हाइग्रोमीटर अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो सैक्रोमीटर। इससे भी हम लोग क्या करते हैं? रिलेटिव मतलब ह्यूमिडिटी ही मेजरमेंट करते हैं। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, पहले समझो हाइग्रोमीटर क्या होता है। एक मस्त 2 लीटर स्प्राइट वाला बोतल लो, ठीक है। इधर ऐसा करके कुछ सपोर्ट लगा दो जो घूमे, और इसके ऊपर 2 थर्मामीटर लगा दो। क्या करते हैं? इसके ऊपर 2 थर्मामीटर लगा देते हैं यहाँ पे। थर्मामीटर है तो देखते ही हो, एक साइड न्यूक्लियर आता है जो टेम्परेचर रीडिंग लेता है। और इसको क्या करेंगे, एक साइड जो है वेट मुस्लिन क्लॉथ, क्लॉथ ये ध्यान रखना, वो वेट भींगा हुआ मुस्लिन क्लॉथ है वो रखेंगे। और जो हॉट वाटर थर्मस फ्लास्क में डिप किया हुआ रहेगा, ये हॉट वाटर गर्म थर्मस फ्लास्क रहता है जिसमें ये मुस्लिन क्लॉथ भिंगा के रखते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। वही है यहाँ पे। ये हैंडल हो गया हाइग्रोमीटर का, इसके ऊपर 2 थर्मामीटर लगा हुआ है। ये डीबीटी है, डब्ल्यूबीटी है। डब्ल्यूबीटी मतलब जो वेट बल्ब थर्मामीटर है ये क्या करेगा? इसके ऊपर देखो मुस्लिन क्लॉथ लगा हुआ है। कौन बोला यार वेंटिलेशन कंप्लीट हो गया है? तो ये क्या चीज पढ़ा रही है? वेंटिलेशन का नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कंप्लीट हुआ है, वेंटिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्या है? वेट बल्ब। अब है क्या? इसको क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, कितना स्पीड से घुमाते हैं? 200 आरपीएम। 1 मिनट में 200 बार इसको घुमाना है। उसके बाद क्या होगा? जब 200 बार इसको घुमाएंगे तो ये जो डीवीटी है, ये जो अपना मान लो अभी अपना रूम में हम लोग जो जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ठंडा का दिन भी है, तो जो नॉर्म एक्चुअल जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, एक्चुअल टेम्परेचर, ये ड्राई बल्ब जो थर्मामीटर है इसके थ्रू हम रीडिंग ले लेंगे। और इसमें क्या होगा, वेट बल्ब वाले से इसके ऊपर मुस्लिन क्लॉथ रखा हुआ है। अब क्या है, इसके ऊपर मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगर एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी, अगर एटमॉस्फेयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो रहेगा तो क्या करेगा? जो भी यहाँ पे मॉइस्चर है सारा मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर में ये खींच लेगा अपने पास। लो रहने के कारण क्या करेगा? खींच लेगा। ये खींच लेगा तो क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर रीडिंग कम मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर रीडिंग कम आ जाएगा यहाँ पे। और अगर माइंस का जो आरएच जो रहेगा, अगर एटमॉस्फेयर का आरएच रहेगा हाई रहेगा, तो उस केस में क्या रहेगा? यहाँ से बहुत कम वो मॉइस्चर खींच पाएगा। तो उस केस में डीवीटी और डब्ल्यूबीटी का रीडिंग लगभग सेम आता है। मान लो 2-3 डिग्री का कुछ अंतर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रीडिंग लेते हैं। अब आते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है। हर एक बार एग्जांपल दिए हम लोग, 4-5 बार ऑलरेडी दे चुके हैं, आज छठा बार लगता देने जा रहे हैं। कोलकाता, गोवा, चेन्नई, मुंबई, ठीक है। ये सभी जगह पे जाओ तो क्या देखते हैं हम लोग वहां पे, कि शरीर से जो पसीना निकलता है ना, शरीर से जो पसीना निकलता है वो शरीर में ही रहता है, वो हवा में जाता ही नहीं है। एटमॉस्फेयर उसको नहीं खींच पाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी उसका मतलब ह्यूमिडिटी जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। मतलब उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है। पूरी भी बोल सकते हो, सही बोल रहे हो, ठीक है। मतलब क्या, कि जैसे मान लो जो हम लोग एक जानते हैं, शुगर और पानी को घोलो, शुगर और पानी,
कि मान लो 1 लीटर पानी लिए, उसमें है कि 50 ग्राम शुगर लिए घुल गया, 100 ग्राम लिए घुल गया, 150 ग्राम लिए नहीं घुला। अब चेक करेंगे कि 100 से लेके 150 तक में कहाँ तक घुल पा रहा, तो देख रहे हैं कि 140 ग्राम तक शुगर जो है 1 लीटर पानी में घुल जा रहा है। लेकिन अगर 141 ग्राम ले रहे हैं शुगर, तो नहीं घुल पा रहा है। मतलब क्या कि जो वाटर है ना, फुल्ली सेचुरेट हो गया है। वाटर क्या हुआ है, पानी क्या हुआ है, फुल्ली सेचुरेट हो गया है। अब उसके अंदर चीनी घोलने की क्षमता नहीं है। अब क्या करना होगा, अगर घोलना होगा तो हम लोग चीनी जो पानी वाला है, उसको चाशनी को जब गर्म करेंगे ना, तो फिर उसके अंदर पानी हम लोग चीनी घोल पाएंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ आता है कि जब कोलकाता वगैरह का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे मॉइस्चर इतना प्रेजेंट है एटमोसफेयर में, मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिस कारण क्या हो रहा है कि जो शरीर से पसीना निकलता है ना, वो सोख नहीं पाता है। और क्या होता है, जिसके कारण जो शरीर में जो भी पोर्स है, छिद्र जो है शरीर में, वो सारे क्या होते हैं, पसीने के कारण बंद हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो फिर आदमी फुल इफिशियंसी के साथ काम नहीं कर पाता है, आदमी काम करने के टाइम में डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो सेम सिचुएशन माइंस में भी होता है। सेम सिचुएशन माइंस में भी होता है। किसी किसी ने देखना, पूरा काम करते करते पसीना निकल रहा है लेकिन सोख ही नहीं रहा है, सोख ही नहीं रहा है, और आदमी बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा गर्मी के दिन में भी नॉर्मल भी हो जाता है अपना नॉर्मल एटमोसफेयर में भी। मतलब जो घर में देखना, कभी कभी गर्मी के दिन में ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि पसीना निकल रहा है लेकिन नहीं सोख पाता है। तो वही क्वेश्चन है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यही होता है। तो वही है यहाँ पे क्या, कि जैसे कोई पर्सन अगर काम करता है तो उसका क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। और अगर एयर क्या है, 100% सेचुरेटेड है, मतलब उसके अंदर और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा, जो पसीना शरीर से निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। वो क्या रहेगा, रिमेंस शरीर में ही रह जाएगा। और जो छिद्र हैं, स्मॉल स्मॉल जो पोर्स होते हैं शरीर में, उसको वो ब्लॉक कर देगा। जिसके कारण क्या होगा, शरीर का तापमान और इंक्रीज हो जाएगा और आदमी बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ये देखो, अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर रीडिंग इक्वल हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या कहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, आरएच का फॉर्मूला, कि अगर डीवीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर का रीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा, तो 100 - 7 डीवीटी माइनस डब्ल्यूबीटी। क्योंकि ये मान के चलो कि डीबीटी हमेशा ज्यादा ही रहेगा और डब्ल्यूबीटी हमेशा कम ही रहेगा। इक्वल हो सकता है, जब एटमॉस्फेयर 100% सेचुरेटेड रहेगा तो उस केस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीटी का जो वेट मुस्लिन क्लॉथ है, उससे मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाएगा ही नहीं, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जब डीवीटी 20 से ज्यादा है, डीवीटी क्या है सेकेंड केस में, 20 से ज्यादा है लेकिन 25 तक है, लेस देन इक्वल टू 25 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 100 - 8 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, जब डीबीटी लेस देन इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो 100 - 9 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 100 - 7 डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, 100 - 8, ये 7 8 9। और इधर क्या रखना है, डीबीटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, जब 20 से ज्यादा रहेगा 25 तक रहेगा, और लास्ट वाले केस में 20 से कम रहेगा डीबीटी, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीएससी वाला, कि अगर डीवीटी और डब्ल्यूबीटी का रीडिंग सेम आ जाएगा, तो कोई भी फॉर्मूला देख लो, 100 - 7 वाला देख लो, 8 वाला देख लो, 9 वाला देख लो, डीवीटी माइनस डब्ल्यूबीटी इक्वल आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या, ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी को कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक डिफिनेशन देख लेते हैं, डिफिनेशन छूट गया है, डिफिनेशन हम लिख देते हैं कि आरएच का डिफिनेशन क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, शायद यहाँ होगा लिखा हुआ। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिफिनेशन पूछता है जो इंपॉर्टेंट है। क्या है डिफिनेशन, कि मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, किसका रेशियो है, कि 1 क्यूबिक मीटर एयर लेंगे ना,
तो कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितना ग्राम वाटर वीएपीओ वेपर प्रेजेंट है, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 cubic meter of air to the mass of water vapor required to, जो जरूरत है, required to saturate 1 cubic meter of air। मतलब क्या कि अभी जो एटमॉस्फेयर है, मान लो 1 cubic meter एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, मान लो 40 ग्राम प्रेजेंट है। और क्या बोल रहा है कि 1 cubic meter एयर को फुल्ली सेचुरेट करने के लिए कितना वाटर वेपर जरूरत है, मान लो 80 ग्राम चाहिए। कि 80 ग्राम अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाएगा, मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके बाद उसके 80 से 81 नहीं हो पाएगा, 81 ग्राम वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से ये इसी पे रेशियो है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसका रेशियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 cubic meter ऑफ एयर, कि 1 cubic meter एयर अगर ले रहे हैं सैंपल, तो उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। नीचे क्या है कि 1 cubic meter एयर को सेचुरेट करने के लिए कितना वाटर वेपर चाहिए, ये दोनों का रेशियो ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। फॉर्मूला रटना है, ये फॉर्मूला कि जब डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहाँ डब्ल्यूबीटी कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ डब्ल्यूबीटी पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुम लोग बोल रहे हो एग्जांपल लेने के लिए, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि डीबीटी का रीडिंग 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और डब्ल्यूबीटी 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पूछे हैं कि आरएच क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, तीन कंडीशन जाते हैं, हम तीनों कंडीशन एक बार यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, कि 100 - 7 डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, ये केस कब का है, जब डीबीटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहेगा। सेकेंड केस लिख देते हैं 100 - 8 डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, ये केस कब का है, जब डीबीटी है ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहेगा, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। थर्ड केस क्या है, जब आर एच 100 - 9 डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी होगा। मतलब ये केस कब का है, जब डीबीटी लेस देन इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब देखो तीनों में कौन सा कंडीशन यहाँ फुलफिल करना है, हम लोग को ध्यान किस पे देना है, डीबीटी पे ध्यान देना है। डीबीटी क्या है, 25 से ज्यादा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सीधा क्या करेंगे, आर एच बराबर 100 - 7 डीबीटी, डीबीटी कितना है 28 माइनस डब्ल्यूबीटी 24। तो 100 - 7 इंटू कितना आ जा रहा है, 4, 4 ही आ रहा है ना, हाँ। तो 100 - 7 28, मतलब 72%, ये हो गया आर एच। अगर हम लिख देते हैं यहाँ डीबीटी 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और डब्ल्यूबीटी 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या हो जाता है, अब देखेंगे डीबीटी क्या है, फिर से देखेंगे डीबीटी, तो देखेंगे डीबीटी यहाँ पे आ गया, ये वाला रेंज पे आ गया। तो सीधा फॉर्मूला है क्या, 100 - 8 डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, 24 - 23, 100 - 8 इंटू 1, मतलब 92%। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 92% मतलब क्या, एटमॉस्फेयर के पास बहुत कम एब्जॉर्ब करने का शक्ति या बहुत ज्यादा है, ये बताओ। अगर आर एच 92% है, मतलब क्या आप समझते हैं हम लोग, कि एटमॉस्फेयर के पास थोड़ा बहुत बचा है एब्जॉर्ब करने का शक्ति, या बहुत ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है।
सभी लोग बताओगे? सभी लोग बताओ। समझ गए, ठीक। कौन लिख रहा है बादल यार? बादल क्या लिख रहे हो यार? 92% सेचुरेटेड है। मात्र 8% ये सेचुरेट कर पाएगा, 8% एब्जॉर्ब करेगा, फुल्ली सेचुरेटेड हो जाएगा। मतलब क्या, इसके पास बहुत ही थोड़ा बहुत बचा है पावर सेचुरेट करने का। ठीक है, चलो सभी लोग सही बता दिए इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है, डिसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है। क्योंकि वेंटिलेशन से अगर क्वेश्चन बनता है ना, किसी कोई भी अगर बनाना चाहेगा, कोई भी बुक खुलेगा ना, तो पहले यही सब दिखता है कि तो दो दो लाइन का डिफिनेशन दिया हुआ है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर कोई डीएल देशमुख का बुक से मान लो क्वेश्चन सेट करना चाहता है, तो एसेंशियल डिसेंशियल वेंटिलेशन क्या है, तुरंत उसके दिमाग में आएगा कि ना, ये हम लोग भी पढ़, मतलब वही बताया कि जब हम लोग पढ़ते थे तो इजी है और कंस अच्छा वाला है। तो देख लेते हैं कि एसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है, डिसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है। तो एसेंशियल वेंटिलेशन मतलब क्या, जो फ्रेश हवा रहता है ना, वो सबसे पहले एकदम बॉटम में जाएगा, बॉटम एंड ऑफ द वर्किंग, सबसे नीचे जाएगा, जो सबसे डीपेस्ट प्लेस है माइंस का, वहां तक जाएगा। उसके बाद वो ऊपर उठेगा। एसेंड, एसेंशियल कहाँ से, एसेंड जो वर्ड है ना, मतलब उसके बाद वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के कहाँ जाएगा, फेस को वेंटिलेट करते हुए वो रिटर्न से निकल जाएगा। तो ये एसेंशियल वेंटिलेशन होता है। फिर से सुन लो, एसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है। ये पिक्चर देखो, ये डाउन का शाफ्ट है, ये अप का शाफ्ट है। डाउनकास्ट शाफ्ट से हवा आया, हवा आया, फेस में नहीं गया, पहले कहाँ जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, डीप मोस्ट प्लेस जहाँ है उधर चला गया। उसके बाद हवा उधर से क्या करेगा, फेस को वेंटिलेट करते हुए इस तरीके से रिटर्न, ये एयर क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए अब कास्ट शाफ्ट से बाहर निकल जाएगा। तो ये डाउन कास्ट शाफ्ट है। ये हो गया एसेंशियल वेंटिलेशन। एसेंशियल का मीनिंग ही ध्यान रखना कि नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है। और डिसेंशनल मतलब क्या होता है कि पहले फेस को वेंटिलेट करेगा, कि जो डाउनकास्ट एयर जो है वो क्या करेगा, पहले फेस को वेंटिलेट करते हुए वो उसके बाद डीप की ओर जाएगा, उसके बाद वो निकलेगा। मतलब देखो इस पिक्चर में, ये डाउनकास्ट शाफ्ट है, हवा यहां से इधर गया, एयर क्रॉसिंग पास किया, फेस को वेंटिलेट किया, फेस को वेंटिलेट करते हुए डी से ध्यान रखना, डिसेंशनल मतलब डाउन, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि फेस को वेंटिलेट करते हुए डाउन की ओर जा रहा है। उसके बाद इधर से वो डीप मोस्ट जो प्लेस रहेगा, ठीक है, नहीं तो है कि हवा मान लो इधर से है, फेस को वेंटिलेट किया, रिटर्न से फिर अपना ये अब कास्ट शाफ्ट इसके लिए है ही, इधर से बाहर निकल गया। तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए कि एसेंशियल वेंटिलेशन होता क्या है और डिसेंशियल वेंटिलेशन होता है क्या है। पहले डिफिनेशन आ जाएगा, अब दोनों का आ जाएगा कंडीशन। तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एसेंशियल वाला मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर मतलब क्या, डीप मोस्ट जो प्लेस रहेगा, डीप से फेस को वेंटिलेट करते हुए जाएगा। और डिसेंशनल जो रहेगा वो क्या करेगा, पहले फेस में जाएगा, फेस से डीप ऑफ वर्किंग में जाएगा, फिर उधर से वो रिटर्न के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब होता है किस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे, कब एसेंशनल यूज करेंगे, कब डिसेंशनल यूज करेंगे, ये देख लेते हैं। तो देखो, हम लोग ये जानते हैं कि फायर डैम क्या होता है, लाइटर देन एयर होता है। वो हमेशा क्या मिलता है, वो रूफ की तरफ मिलता है, हमेशा वो ऊपर भागने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी माइंस में फायर डैम प्रेजेंट रहेगा, तो क्या, अगर मान लो फायर डैम प्रेजेंट रहेगा, तो हवा के साथ अगर उसको सोचें कि नीचे ले जाएंगे, ले जा पाएंगे क्या। हवा तो पहले क्या है कि ऊपर तरफ आ रहा है, उसके बाद नीचे जा रहा है, मतलब फेस की, मतलब क्या बोलो, फेस से डीप की ओर जा रहा है। तो फायर डैम क्या है, लाइटर देन एयर होता है, मतलब 0.554 के लगभग इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहेगा। तो उस केस में हम लोग डिसेंशनल यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोग उस केस में क्या करना होगा, फायर डैम के केस में हम लोग एसेंशनल यूज करना होगा। क्या होगा कि पहले डीप मोस्ट प्लेस में एयर माइंस में जाएगा, मतलब डीप मोस्ट जो प्लेस है वहां एयर जाएगा,
उसके बाद वहां से वो फेस में जो भी मीथेन रहेगा उसको वेंटिलेट करते हुए वो ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब भी मीथेन फायर डैम माइंस में प्रेजेंट रहेगा, इनफ्लेमेबल गैस माइंस में प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग वहां पे एसेंशियल वेंटिलेशन सिस्टम यूज करेंगे। और अगर हॉट एंड डीप माइंस रहा, हॉट एंड डीप माइंस मतलब क्या, या माइंस में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या रहेगा कि अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और अगर हम लोग, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर डिसेंशनल मतलब एसेंशियल यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर हॉट एंड डीप माइंस है तो हम लोग जान रहे हैं कि डीप प्लेस में क्या रहता है, संप है, डीप में क्या रहता है, अपना संप रहता है प्रेजेंट। तो क्या करेगा, हवा अगर डिसेंशनल एसेंशियल यूज कर लेंगे तो एसेंशियल में क्या होगा, पहले डीप मोस्ट प्लेस में जाएगा तो मस्त यहाँ से पूरा मॉइस्चर वगैरह को ले लेगा अपने साथ। उसके बाद फेस में तो ऑलरेडी मॉइस्चर था और लाके मॉइस्चर ऐड कर देगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हॉट एंड डीप माइंस रहेगा या ह्यूमिडिटी वाला माइंस रहेगा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इनटेक एयर को पहले फेस में ही ले जाएंगे। उसके बाद फेस से वो वह रिटर्न से जिधर जाना है जाए, डीप में चल जाए, डीप से ऊपर चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिसेंशनल कहाँ यूज करेंगे, जहाँ डीप और हॉट माइंस रहेगा, इफ हॉट एंड डीप माइंस रहेगा, तो वहां पे हम लोग डिसेंशनल वेंटिलेशन सिस्टम यूज करेंगे। और एसेंशियल कहाँ यूज करेंगे, ये डिसेंशनल हो गया। एसेंशियल कहाँ यूज करेंगे, जो फायर डैम प्रेजेंट रहेगा। हाँ, अगर वाटर लोड भी वर्किंग रहेगा ना, तो हम लोग उस केस में भी एसेंस मतलब डिसेंशनल यूज करेंगे। क्योंकि अगर वाटर लोड वर्किंग क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर से फिर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हवा क्या रहेगा, अगर ये वाला यूज करेंगे तो फिर फेस को गड़बड़ा देगा। तो यहाँ से क्या होगा, वर्किंग फेस जो रहेगा ड्रायर रहेगा और कूलर कंडीशन में रहेगा, ह्यूमिडिटी वाला कंडीशन नहीं रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरीके से आता है कि होमोट्रोपल क्या होता है, एंटीट्रोपल क्या होता है, ये सभी को पता है कि अगर फ्लो ऑफ एयर, जिधर हवा बह रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में मिनरल मतलब कोयला जो भी फेस से कट के निकल रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है मिनरल फ्लो का। होमो मतलब क्या होता है, सेम वाला, सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो गया होमोट्रोपल। और एंटीट्रोपल क्या हो गया कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे होमोट्रोपल क्या है कि जो एएफसी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इसी डायरेक्शन में कर रहा है और हवा भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये क्या हो गया, होमोट्रोपल। और एंटीट्रोपल में क्या है कि एएफसी इधर कोयला लेके जा रहा है और हवा इधर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये हो गया एंटीट्रोपल। तो हम लोग ये जानते हैं कि माइंस में, ये मान लो कोयला का फेस है, ठीक है, कोयला तो कट के बाहर ही जाएगा, तो कोयला बाहर जा रहा है मतलब कोयला को जो रास्ता है वो रिटर्न एरो में मान के चलो, कि रिटर्न से क्या होता है, हवा भी बाहर निकल रहा है और कोयला भी अपना उधर से बाहर जा रहा है, तो वो हो गया होमोट्रोपल वेंटिलेशन। लेकिन अगर कोयला निकलने का रास्ता हम लोग इनटेक में कर दिए हैं, तो कोयला बाहर जाएगा और हवा अंदर की ओर आएगा, तो हवा क्या करेगा, अपने साथ डस्ट वगैरह उड़ा के फेस में लेते आएगा। तो एंटीट्रोपल वेंटिलेशन का ये डिसएडवांटेज है। इसमें क्या होता है कि हवा जो रहेगा ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, हवा फेस की ओर जा रहा है, क्योंकि कोयला जो मिनरल कभी कभी भी फ्लो होगा तो फेस से हमेशा दूर ही जाएगा ना। तो फेस से कोयला बाहर निकल रहा है और हवा क्या कर रहा है, फेस की तरफ आ रहा है, तो कोयला वगैरह का जो डस्ट रहेगा उड़ा के फेस पे ले आएगा। तो होमोट्रोपल और एंटीट्रोपल वेंटिलेशन में पूछेगा कि वेंटिलेशन कौन सा अच्छा है, तो होमोट्रोपल वेंटिलेशन। उसके कारण क्या होता है, लेस डस्ट एट फेस, फेस में बहुत कम डस्ट होता है। लेकिन इसके कारण क्या होगा, एंटीट्रोपल वेंटिलेशन के कारण फेस में बहुत ज्यादा डस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर कोल के कंपेरिजन में लेस होता है कंपेयर टू एन एंटीट्रोपल वेंटिलेशन। तो यही है होमोट्रोपल और एंटीट्रोपल। ठीक है, सभी को क्लियर है, होमोट्रोपल और मतलब एंटीट्रोपल, एसेंशियल डिसेंशनल, क्लियर है सभी को। तो देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ये यूपी माइंस इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग क्लास में करवाए हुए हैं, जो यूपी पीएससी वाला कोर्स था ना, उसमें सब सारा इजिली करवाए हुए थे। तो क्या है, जब एयर और मिनरल फ्लो आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देखो क्वेश्चन,
जो पढ़ा हुआ है तो उसको पता रहेगा, जो नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए सब चीज तो इक्वल है। इक्विट्रोपल देख लो, यूनिट्रोपल देख लो, एंटीट्रोपल देख लो, होमोट्रोपल देख लो, उसको क्या मीनिंग है, सब किसी का मीनिंग ही पता नहीं रहेगा उसको। तो देखो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम लोग एक चीज का। देखो यहाँ पे क्या है कि होमोट्रोपल एंटीट्रोपल का मीनिंग हम लोग को पता है, लेकिन इक्विट्रोपल कुछ वर्ड नहीं होता है, यूनिट्रोपल वेंटिलेशन में कोई टर्म नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो एक क्वेश्चन नहीं था कि जो द इफेक्टिव ग्रेड विच द ग्रेड विच इज अवेलेबल आफ्टर एक्चुअल माइनिंग, तो माइनिंग के बाद करने से जो ग्रेड अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं। जो ऑप्शन क्या था, ROM था, रन ऑफ माइन ग्रेड, इफेक्टिव ग्रेड था, इफेक्टिव ग्रेड, पीट हेड ग्रेड था। तो ये सब चीज बेकार का है, ये सब चीज माइनिंग में होता ही नहीं है। ये सब चीज क्या था, माइनिंग में होता ही नहीं है, तो उसका आंसर रन ऑफ माइन ग्रेड था, रन ऑफ माइन था। तो जिस तरीके से यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं निकलता, लड़का लोग बोल रहा था कि सर इसका मीनिंग क्या होता है ये बताइए। इसका कुछ मीनिंग जब होता ही नहीं है तो